सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये वीडियो होने जा रही है आईसीएससी क्लास 10th 2027 के जो अब नया सेशन शुरू हो चुका है उसकी पहली वीडियो होने जा रही है। दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑल द आईसीएससी क्लास 10th 2027 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और जिस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स है हमारा आज का पहला सब्जेक्ट जिससे हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरली आपका तो जो कोर्स है वो शुरू हो चुका होगा और लगभग मार्च के मिड में या तो अभी एक दो हफ्ते पहले आपका शुरू हो गया होगा कोर्स। तो आपके फिजिक्स में उन्होंने एक चैप्टर होता है फोर्स नाम से, फोर्स आपका शुरू कर दिया होगा और आज हम उसी फोर्स चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। ये लेक्चर होने वाला है सिर्फ, बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आप सभी को अगले वीडियोस में इन्फॉर्म करूंगा। और बहुत सी और भी चीज़ें आ रही है आप सभी के लिए आईसीएससी क्लास 10th 2027 बैचेस के लिए। मैंने पिछले साल के जो बैच था 26 का, उनको मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें गाइड करना स्टार्ट किया था। उनको बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ, बहुत अच्छे उनके रिव्यूज़ आए हैं। आप भी इन वीडियोज़ को देखिए और अगर आपको हेल्प मिले तो बिल्कुल अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। इसमें तुम मतलब आपके पास फोर्स में क्या है। सबसे पहली चीज़ है आपके पास फोर्स में आपके पास मोशन होता है। मोशन में क्या है, दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी है वो कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं है, फ्री टू मूव है कोई बॉडी, उस बॉडी पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में, तो उसका जो मूवमेंट होगा, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जो मूवमेंट होगा उसका, वो एक ही डायरेक्शन में मतलब आगे होगा। ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब अगर आप इस साइड फोर्स लगा रहे हो तो वो आगे ही जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, उसे ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। दूसरी चीज मोशन के अंदर होती है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, वो एक जगह पे फिक्स हो रखी है। मान लो मेरे पास एक यहाँ पे मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग थी, रस्सी थी, धागा था, उसमें मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है। यहाँ पे ये मैंने स्टोन बांध रखा है और मैंने क्या किया, इसे घुमाना स्टार्ट किया। अब जब मैं इसे घुमाऊंगा तो मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसमें हमेशा फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे घूमती है। तो उसका जो घूमने का जो एरिया होगा, घूमने का जो उसका रेडियस होगा, वो सिर्फ उसी के एक लिमिटेड होगा। मतलब जहां पे वो फिक्स हो रहा है, इस फिक्स पॉइंट को पाइवट पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो पूरा होता है इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, कि मतलब इतने एरिया तक ही उसमें रोटेशन होगा। तो जब आप इसमें फोर्स लगाओगे, आप ऐसे घुमा रहे हो, तो मान लो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे वो घूमेगा। तो ये होता है आपका रोटेशनल मोशन। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें आपको क्या समझना है, सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी बॉडी को कहीं पे फिक्स किया है, उससे हम मान लेते बोलते पी पाइवट किया है, और वो बॉडी आपने ऐसे यहाँ पे है, तो वो बॉडी ऐसे घूमेगी, मतलब उसका घूमने का एरिया इतना होगा। तो आपकी बॉडी में कुछ फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा आपकी बॉडी में, इससे वो घूमेगी। हाथ से आप फोर्स लगा रहे हो और ये कुछ डिस्टेंस डी डिस्टेंस दूर होगा फ्रॉम दी पाइवट पॉइंट, और वो पाइवट पॉइंट से मान लो वो डिस्टेंस होती है जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे एक चीज हम पे आती है कि एक हम पे फोर्स है और एक हम पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पाइवट पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से। ये आती है आपके पास अगला कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ फोर्स।
यही आपका मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इससे, या फिर से टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है कि कोई चीज कितनी टर्न हो पा रही है। टर्न का मतलब रोटेशनल मोशन उसके अंदर आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लिखते हैं टाउ से। इसे टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क भी बोल सकते हो आप इसे। इसे ये इसका ग्रीक साइन होता है, इसे टाउ बोलते हैं। टाउ 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 मतलब नॉट ताउ, टाउ बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि कितना फोर्स लग रहा है और कितनी ये डिस्टेंस है आपके पास। ऐसे आप निकाल सकते हो कि बॉडी में कितना मोमेंट ऑफ फोर्स, कितना टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, और रोटेशनल मोशन, हमने ये सब चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। यस, इसकी एक छोटी यूनिट भी होती है। न्यूटन की छोटी यूनिट होती है, या बोलते हैं उसे, आपको पता होगा, डाइन बोलते हैं, DYNE, डाइन बोलते हैं। और मीटर की होती है सेंटीमीटर, तो इसकी छोटी यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर। एक तो न्यूटन मीटर उसकी SI यूनिट भी बोल सकते हो आप उसे, और उसकी एक छोटी से CGS यूनिट बोलते हैं, यानी कि सेंटीमीटर की यूनिट में उसे डाइन सेंटीमीटर बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पे। अगली चीज है फैक्टर्स। क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जिसपे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंडेंट होता है? फैक्टर का मतलब ऐसे, अगर हम कुछ चीजें हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं मोमेंट ऑफ फोर्स से, ये जनरली फॉर्मूले में होती है। टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसके फॉर्मूले में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? पहला फैक्टर हमारे पास बन गया फोर्स। फोर्स कैसे रिलेटेड है कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। और दूसरा फैक्टर जो हमारा डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस, कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगी। दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसमें इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, इसे हम बोलते हैं ACM और CM। ACM स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं इसे, और CM होता है हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इनमें फर्क क्या है? मान लो आपके पास सेम ऐसा था, चलो सीसॉ का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ऐसा सीसॉ आपने देखा होगा ना, सीसॉ ऐसा होता है जब ऐसा आपने सीसॉ रखा है, मतलब दोनों साइड बराबर वेट है, सीसॉ ऐसा रखा है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया वेट 50 किलो का कोई इंसान बिठा दिया, यहाँ पे मैंने एक 80 किलो का इंसान बिठा दिया। तो बताओ किस साइड वो झुकेगा? किस साइड झुकेगा? इस साइड झुक जाएगा, क्योंकि इस साइड भारी है, तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा। इस साइड झुक गया मतलब वो इस साइड झुक रहा है। और अगर हम क्लॉक के हिसाब से देखें तो ये, अगर मैं इधर जा रहा हूं, तो इधर हो रहा है ना, इधर जा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और इसे हम अगर इसका उल्टा पढ़े, एक अब इस साइड मैंने 80 रख दिया, इस साइड मैंने 50 रख दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। 80 यहाँ, 50 यहाँ, मतलब ये ऐसे था, इधर बैठ गया, यानी कि ये इस साइड आ गया, इस साइड आ गया। अब इस साइड आ गया तो ये चला गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप समझे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे बनेगा? जब आपका जो बैलेंस हो रखा है कोई चीज, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, यानी कि इस डायरेक्शन में जाए, यानी कि इस साइड अगर भारी हो। एंटी क्लॉकवाइज कब जाएगा? जब इस साइड भारी हो, तो वो ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, अब इन जो मूवमेंट होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट, इनकी एक साइन होता है इनमें, कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होता है।
तो इसमें जनरली तो कुछ है नहीं, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे बात करोगे, अगर इस साइड हो रहा है मूवमेंट तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं। और अगर मान लो ऐसे जा रहा होता है इस साइड, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जिसको हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, बस आपको इसे इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। तो हमने इसका पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बाकी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपके घर में डोर तो है, डोर खिड़की वगैरह है, आप जब उसे खोलते हो बंद करते हो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही खुल सकता है ना, खुलेगा बंद होगा। ऐसे तो नहीं कि आप उसे पूरा वैसे वो पूरा भी नहीं घूम सकते, मतलब जहाँ पे उसकी हिंज होगी, हिंज होती है ना उसके पीछे, हिंज जितनी खुलती है उतना ही होगा। तो उसमें भी एक टाइप से रोटेशनल मोशन आ रहा है, जहाँ पे उसकी हिंज है वहाँ पे वो अटैच हो रखा है, फिर पाइवट हो रखा है। आपके पास स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील आप ऐसे से करते हो, वो बीच में अटैच होता है और आप दोनों हाथ से वो लगाते हो फोर्स। इस कॉन्सेप्ट पे भी हम आएंगे कि अगर, क्योंकि स्टीयरिंग घुमाने के लिए जनरल देखो एक हाथ से घुमाया जा सकता है, लेकिन जनरली स्टीयरिंग घुमाने के लिए दो हाथ चाहिए। चलो आप मान लो बॉटल है आपके पास, बॉटल है, उसकी आपको कैप खोलनी है। ऐसे मेरे पे बॉटल है, चलो ये पेन है मेरे पे, इस पेन की मुझे कैप खोलनी है, तो मैंने भी खोल दी, ऐसे मैंने इसकी कैप खोल दी है, कैप खोल दी मैंने और मैंने बंद कर दी। ठीक है, आपने ये देख लिया। क्या मैं एक उंगली से इस कैप को खोल सकता हूँ, मतलब कहीं भी एक उंगली से? क्योंकि देखो मुझे जब इसे खोलने के लिए दो फोर्स का इस्तेमाल करना है, एक इससे एक इस वाले से इस वाले से, है ना, ऐसे खोलना है। लेकिन क्या मैं इसे एक उंगली से खोल सकता हूँ या एक अंगूठे से खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। ये भी एक टाइप से रोटेशनल मूवमेंट का एग्जाम, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे दो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही है। तो अब हम जिस कॉन्सेप्ट पे आएंगे उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कपल, कपल कहते हैं। तो जब दो मोमेंट ऑफ फोर्स एक साथ लगते हैं तो उसे कपल बोलते हैं। अब इसे क्या समझना है, मैं आप बताता हूँ। मैं जैसे आपके पास ये एक बॉटल है, ये कैप थी मान लो, ऐसे आपको इस कैप को खोलना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? जैसे मैं ऐसे खोल रहा था, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ और मुझे ऐसे देखो, ऐसे है, मैं ऐसे खोल रहा हूँ, तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। F1 और F2 दोनों फोर्सेस जनरली इक्वल होते हैं, दोनों होते हैं। इसके जो कीवर्ड्स है वो है दे आर इक्वल, अपोजिट, इक्वल, अपोजिट एंड नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन। अभी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है, देखो जहां ये फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऐसी है, इसकी लाइन ऐसी है। इसका मतलब अगर कभी भी उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गए, मतलब मान लो लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने फोर्स 2 को भी ऐसे लगाया होता, तब क्या होती, इनकी फोर्स 1 फोर्स 2 की ऐसे हो जाएगी लाइन ऑफ एक्शन, और फोर्स 1 की ऐसे लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, उनकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड हो जाएगी। तो क्या वो खुल पाएगा? यानी कि ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ऐसे खुल पाएगा? ये नहीं खुल पाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसे सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। क्योंकि जब ये फोर्स इधर लगाएगा F1, F2 इधर लगाएगा, तभी तो ये ऐसे खुल पाएगा। अगर सेम लाइन में लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, तो ये नहीं खुल पाएगा। तो ये चीज है क्या 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 टर्म है इसमें? इक्वल, अपोजिट एंड नॉट एक्टिंग ऑन दी सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो उनको क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। ठीक है, यूनिट सेम है, न्यूटन मीटर। ये मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, आप इसे स्टीयरिंग व्हील में भी समझ सकते हो। ऐसी आपके पास स्टीयरिंग व्हील होती है, आप घुमाते हो ऐसे, गाड़ी आपने देखी होगी या फिर अगर चलाई होगी तो दैट्स नॉट द केस, पर आपने देखा होगा एक फोर्स ऐसे लगता है, इस हाथ से नीचे खींचता हूँ मैं और इस हाथ से मैं ऊपर कर रहा हूँ, एक सॉरी एक मैंने ऐसे घुमा रहा हूँ मैं ना, तो एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो एक नीचे लग रहा है, ऐसे मैं घुमा रहा हूँ। तो ये स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल है कपल के अंदर। तो होप सो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं
और आपको अगर इसमें निकालना है कि क्या है, इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो दोनों फोर्स के बीच की होती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, कपल का बनेगा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी। परपेंडिकुलर मतलब ये पूरी डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की, ठीक है, इसमें आपको ये पढ़ना है। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे। अब अगली चीज जो हम आते हैं वो है इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी जब स्टेबल स्टेट पे आ जाती है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का है जब कोई बॉडी किसी भी स्टेट में स्टेबल हो जाती है, व्हेन अ बॉडी गेट्स स्टेबल इन एनी स्टेट। देखो बॉडी की दो टाइप की स्टेट होती है, एक स्टेट होती है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनदर होती है इट इज स्टेट ऑफ मोशन। तो रेस्ट में क्या है, देखो जब बॉडी में चाहे आप कुछ भी, चाहे आप कितने भी उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। मतलब व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट एंड इट रिमेन्स इन रेस्ट ओनली, चाहे उसमें कितने भी फोर्स लग रहे हैं, कितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं, अगर वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी तो उसको बोलते हैं हम कि बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है, और मोशन का मतलब ये कि जब बॉडी मोशन में है, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन एंड बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन, उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, व्हेन देयर आर न्यूमरस फोर्स एंड न्यूमरस मोमेंट ऑफ फोर्स में वो हो रहे हैं, उसमें लग रहे हैं, तभी भी वो मोशन में ही रहे, एंड द बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है जब कोई चीज हिलती है और मोशन में रहती है, जो चेंज होती है, मतलब, ठीक है। तो आपका इक्विलिब्रियम में तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चाहे उसमें कितने भी फोर्स अप्लाई हो जाए, वो अपना स्टेट कभी चेंज नहीं करेगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो मेरे पास एक बॉक्स था, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है, आपने बॉक्स में न्यूमरस मतलब बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और फोर्स ऐसा लगाया कि जो उनका नेट टॉर्क बन रहा है, नेट टॉर्क या फिर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है, वो जीरो हो जाए। जीरो का मतलब क्या है कि वो आपस में कैंसिल हो जाए। मान लो इसका ये बना रहा था आपका 2 न्यूटन मीटर, ये बना रहा था आपका -2 न्यूटन मीटर, ये 4 न्यूटन मीटर, और ये आपका -4 न्यूटन मीटर, ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, सारे के सारा आपका जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। और जब टॉर्क ही जीरो हो जाता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, समझे। अब लास्ट में आपके पास इस पहली जो टॉपिक है इसका, यानी कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि एक प्रॉपर कंडीशन पे जितने भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे होंगे उनका सम, और जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे होंगे उनका सम इक्वल होता है। यही हमारा प्रिंसिपल है। इसको आप ऐसा समझो, आपको एक मीटर स्केल का एग्जांपल यहाँ पे बताया जाएगा। आपके पास एक मीटर स्केल था, मीटर स्केल का मतलब 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वैल्यू होगी, और मान लो मैंने उसे 50 पे बैलेंस किया, क्योंकि हमेशा 20 पे बैलेंस होता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं लगा दूं एक फोर्स, एक वजन लगा दूं, कितना, 20 ग्राम लगा दूं, ठीक है, और यहां मैंने 20 ग्राम पे लगा दिया है, और मुझे अब इसको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस कैसे होगा, अब मैंने यहां पे 20 ग्राम लगा रखा है, ये कितना दूर है अपने फिक्स्ड पॉइंट से, ये 50 सेंटीमीटर दूर है, और ये वाला पॉइंट भी 50 सेंटीमीटर दूर है, राइट। तो 50 सेंटीमीटर के लिए जब 20 ग्राम में बैलेंस हो रहा है तो यहाँ भी इसकी डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ पे भी हमें 20 ग्राम लगाना होगा। तो क्या होगा, ये जब अपना फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, क्योंकि ये वाली बॉडी है, जब वो अपना फोर्स लगाएगी तो ऐसे झुक जाएगा यहाँ पे, तो ये बनाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जब ये यहाँ पे फोर्स है तो ये ऐसे लगा रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा। तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए भी होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू इसमें कितना फोर्स है 20 ग्राम है, तो मैं इसे 20 ग्राम फोर्स ही मान लेते हैं, ठीक है। इसे मैं ग्राम फोर्स दे देता हूँ फॉर योर बेटरमेंट। तो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 50 है, यहाँ पे भी 20 इंटू 50 है। सो 1000 इज इक्वल्स टू 1000, यानी कि हमेशा बराबर होना चाहिए। चलो मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। मान लो इस समय मैंने क्या किया कि यहाँ पे 10 वाला मार्क है, मैंने इस पे 100 ग्राम लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये लगभग 40 पे बैलेंस किया है इस समय, ठीक है, 40 पे बैलेंस किया है, ओके। मान लो मुझे इसे अगर 70 पे बैलेंस करना है, 70 पे मुझे लगाना है, तो मुझे कितने ग्राम का वेट लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसे कैसे करेंगे हम, आप देख लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पाइवट पॉइंट है उससे कितना दूर है। यहाँ से ये दूर है 30 और वाह यहाँ से भी ये दूर है 30। इसका मतलब क्या है, ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बनाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। लिख दो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे ग्राम फोर्स मान लो एंड इट भी कुछ ग्राम फोर्स वेट है, ठीक है। फोर्स यहाँ पे 100 ग्राम फोर्स था, तो मैं लिख देता हूँ 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 है। यहाँ पे फोर्स हमारा जी है इज इक्वल्स टू इंटू 30 है, 30 कैंसिल, जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 ग्राम फोर्स। तो बस इसे ऐसा ही करना है। तो होप सो आपको ये मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और मोर वीडियोस आर कमिंग फॉर मोर सब्जेक्ट ऑल्सो। बहुत सारे मैं आपके लिए रिवीजन नोट्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ बहुत सारी भी चीज़ें लाऊंगा। ये फर्स्ट क्लास थी, होप सो आप सभी को पसंद आई होगी। अभी इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, एक बचा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। फिर ये चैप्टर ईजिली खत्म हो जाएगा। हमने 50% चैप्टर आज खत्म कर दिया है, अगले लेक्चर में हम उसे खत्म कर देंगे और फोर्स का ये वाला फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कोई डाउट हो तो मुझे पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।